Hello and welcome to a very special cover story program. Today I have with me Dr. Sudhanshu Trivedi. He's a BJP national spokesperson and a Rajya Sabha member. सुधांशु जी स्वागत है आपका एंड ऑल्सो आपने ये जो सोमनाथ की जो डिबेट छेड़ी है उसकी में बहुत ही न्यूज आ रही है. ऑफ कोर्स देयर इज द टाइमिंग इज ऑल्सो देयर, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग देयर. लेकिन आपका जो सोशल मीडिया में पहले आपने इशू सबसे पहले रेज किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों छेड़े जा रहा है? आप हमारे व्यूअर्स को समझाइए द इम्पोर्टेंस ऑफ सोमनाथ टेम्पल एंड ऑल्सो दिस डिबेट ओवर नेहरूज लेटर्स जो आपने छेड़ी है उसको थोड़ा समझाइए. देखिए, ये बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि नाउ इंडिया इज इमर्जिंग एंड ऑल सेट टू प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्टिव रोल इन द ग्लोबल सिनेरियो. हमारा अमृतकाल जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है और विकसित राष्ट्र बनकर हमको एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभानी है. परंतु ये बताइए, विकसित राष्ट्र में अगर किसी को बनना है तो 3 पोटेंशियल चाहिए: इकोनॉमिक पोटेंशियल, मिलिट्री पोटेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल. बाय दिस यू कैन बिकम ए वेरी स्ट्रांग कंट्री. बट इफ यू वांट टू लीड द वर्ल्ड एंड इफ यू वांट टू सस्टेन ए सिविलाइजेशनल वर्ल्ड, तो आपको एक चौथा पोटेंशियल भी चाहिए, दैट इज कल्चरल पोटेंशियल, विच कैन इंस्पायर द वर्ल्ड. बिकॉज ये जो 3 पावर्स हैं, मिलिट्री, इंटेलेक्चुअल एंड जो आपकी इकोनॉमिक, दीज आर कंसिडर्ड हार्ड पावर. बाय दिस यू कैन डोमिनेट द वर्ल्ड. बट इफ यू वांट टू मोटिवेट द वर्ल्ड, देयर हैज टू बी सम कल्चरल पोटेंशियल. और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास कल्चरल कंटिन्यूअम है. वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड. अगर आप ईस्ट से शुरू करें तो चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, देन यू गो द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, द टर्किश एम्पायर, द पर्शियन एम्पायर, और आपका रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीस, एंड देन द ब्रिटिश एम्पायर, और इन आज का जो नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका में जाए, इनका, मायन, एज़टेक, ऑल हैव फिनिश्ड. इजिप्ट, all are just under the shelves of history books. There is no living civilization with the same continuum. We are the only. तो ये क्या होता है कि एक सर्टेन वैल्यूज है. अब आप ये कहेंगे इन वैल्यूज का आज की डेट में क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं आज की डेट में कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूं. इफ आई आस्क यू नेम ए सिंगल कंट्री ऑन विच ऑल रिलीजन्स ऑफ द अर्थ आर देयर, इट इज ओनली इंडिया. Zoroastrians which have vanished from their homeland, Iran, Persia, they are flourishing in India. The only country in which the Jews have written, forget about persecution, we never faced any discrimination, it is only India. And interestingly, if I ask you, name a single country in which all sects of Islam are there, it's none of the 56 Muslim countries, it is only India. It is because of the Hindu civilization, because of the Hindu ethos. और जो सोमनाथ मंदिर है, ये उस सिविलाइजेशनल वैल्यू विच इज अ हॉलमार्क एंड लाइट हाउस फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, उसका सिंबल था. इसका डिस्ट्रक्शन 1000 साल पहले हुआ. और इसको भी मैं कॉन्टेक्स्ट में बता देना चाहता हूं. जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, our opposition leaders were very much in hue and cry and asking about the US President Donald Trump's statement that he has managed a ceasefire. And in that statement on 11th of May 2025, he has used the word कि इंडिया और पाकिस्तान में 1000 साल से लड़ाई चल रही है. There is a 1000-year conflict between India and Pakistan. So nobody has asked that the country which is born 78 years before and that is having a conflict. Yes, Donald Trump was right. ये जो 1000 साल की लड़ाई है. सुधांशु जी, I don't interrupt, but I have to interrupt. आपने ये जो spin निकाला है, I think nobody else has been managed to make this connection that you have made of 1000 years. ये अप्रैल से बीजेपी ढूंढ रही है, कैसे इसका जवाब दें? आपने जवाब दे दिया है. I have to hand it to you on that one. नहीं, देखिए, ये जो हमने कहा 1000 साल पहले तो सोमनाथ का डिस्ट्रक्शन हुआ. आप कोई कहेगा ये तो आपने ओवर एक्सट्रपलेशन एंड मैनिपुलेशन और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की. नो, आज पूछिए पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? गजनी. पाकिस्तान एसोसिएट्स इटसेल्फ विद दैट. उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम बाबर, उनकी एक दूसरी मिसाइल का नाम गोरी, उनकी सबमरीन का नाम आलमगीर. सो दैट शोज. एंड पाकिस्तान नेवर सेड दैट इट वाज बोर्न इन 1947. वो तो ये कहते हैं कि साहब इसकी बुनियाद तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आने से पड़ गई थी.
तो आज दिस इज अ सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट between two civilizations, one which is given a constructive message to the entire world, और दूसरी बात है समझिए, कोई कंट्री पावरफुल हो जाए, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो जाए, अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, तो वो कंट्री किसी का, इट इज ऑफ नो यूज। जिसके अंदर आत्म गौरव होना चाहिए, आत्म स्वाभिमान होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम द रिचेस्ट कंट्री इज सिंगापुर, Japan is very prosperous country, South Korea is very prosperous country, but are they able to motivate the world? No, India is able to motivate the world. और इसमें मैं एक और बात भी कहूंगा, जैसे जो आपने कहा ना हिंदू मंदिर, सोमनाथ, ये किस चीज को सिंबल करता है? अब जस्ट आई विल गिव यू टू एग्जांपल्स दैट हाउ द हिंदू सिविलाइजेशन or the Indian civilization is giving a very positive, constructive impact in the emerging world. When Prime Minister Shri Narendra Modi brought this Yoga Day, 177 countries were with us, including more than 40 Muslim countries. So if in those 177 countries, anybody is doing yoga, he is feeling better health, better physical health, better mental health, and better spiritual inclination. This is a positive impact. And with due humility, I would like to say, yoga is originated from Vedas. आज जो भी लोग इसको करना चाहें क्लेम, वेदों में 6 दर्शन है, 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उसमें से एक योग है। सो दैट गिव्स एन एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, जस्ट 25 years before, when first time I went to US, there was nothing like vegetarian food. If you ask for veg burger, तो वो उसमें से चिकन या मटन निकाल के आपको दे देते थे, ये खा लीजिए। Today, they are even going towards the vegan food. So the Prime Minister goes and says, I am eating only veg. Yes, of course. So we are not saying that those who are taking non-veg are bad, but gradually the science and the other development are shifting towards vegetarian. Because if somebody is having any objection, I would just like to ask. In a number of diseases, doctor would have said to you, no meat, no pork, no beef, no fish, no chicken, eat a lot of vegetables and lot of fruits. You just tell me any one single doctor in any of the disease has said, no fruits, no vegetable, eat a lot of beef, pork, mutton, and other meat. Not. So it's very clear that for healthy food, healthy life, you have to be predominantly vegetarian. Predominantly means more veg stuff than the non-veg. I just want to give it. So भारत के साथ क्या था जब हम आजाद हुए, तो आजादी के साथ गुलामी की मानसिकता नहीं गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैकाले की मानसिकता 1835 में उसने जो बीज बोया हमारे अंदर, 2035 में 200 years होंगे। तो उस गुलामी की मानसिकता से निकलकर अगर राष्ट्र को कॉन्फिडेंट होना है, तो उसे 1000 साल बाद याद करना पड़ेगा कि मेरे ऊपर क्या अटैक हुए, क्योंकि ये सिंपल नहीं था। विल डूरांट ने स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन लिखी है, उसमें उसने कहा है द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया was not one of the bloodiest, was the bloodiest chapter in the human history. इतना बड़ा हमने सहा और आप कहते हैं कि साहब इसको माने, और उसके बाद भी दुनिया में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। नहीं, बट एट अ टाइम जैसे आपने कहा था 4 स्तंभ है, 4 pillars in which you said economic power, social power and cultural power is one of them. At this point हम अपना जहाँ पे people are questioning our economic power, जो ट्रम्प के साथ जिस तरह का हो रहा है, saying that we are not able to use a hard power against Trump, हम soft power की बात कर रहे हैं, पर एक तौर से are we also being shown as a weakened nation that we are not standing up to Trump? This is what the opposition is saying. What opposition is saying, I think opposition first I would like to say, as far as India is concerned, we are still firm on our ground. Whether it is a government, Ministry of External Affairs or Prime Minister, he has made it very clear that we are standing firm to safeguard our interest. Otherwise, तो अब तक डील हो गई होती ना। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कहा कि डील्स की वजह से मैंने रुकवा दी, तो डील तो आज तक नहीं हुई। Rather than a fresh threat has come, it means India is not yielding. It means we are taking a firm stand. And one more thing, anybody can look at otherwise. आज जितनी हमें यूएस की जरूरत है, यूएस को उससे कम हमारी जरूरत नहीं है. Because there can be an alternative options and equations of the world.
which can be more difficult for US in the time to come. तो आज की डेट में अगर आप देखें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. H1B वीजा का इशू है. On that issue, 70% are Indians. That is one thing. But if you go and see that in the research of emerging technologies, those who have done PhD and doing research, most of them are non-Americans. And you have outsourced your labor to China and outsourcing your intellectual aspect to other countries in which India is one of the prominent. तो होता क्या है, once एक कहावत है, republic ends through luxury. When any society become luxurious, so they do not want to go towards labor and do not want to do penance of doing mental exercise and continuous research and other things. Enjoy your life. Five days week and the 2 days weekend in Hawaii or Honolulu and others and vacations. So what happened? I would like to ask the American people, you are by default have gone into that aspect in which you yourself has created a problem for you. And these things cannot be overnight replaced. तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन, और दूसरा अपोजिशन से मैं कहना चाहता हूं साहब, आप क्या बोलेंगे? नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि सोनिया गांधी जी को, उनका फाइनेंस, इट इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, ही हैज सेड कि सोनिया जी ने मुझे पार्टी में बुलाया और कहा मैं आपको फॉरेन मिनिस्टर नहीं रख सकते क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे क्वार्टर से प्रेशर है, एंड फ्रॉम यूएस ऑल्सो. और ये हमसे बता रहे हैं कि साहब यूएस का प्रेशर 1995 में एक्सप्लोजन करने जा रही थी गवर्नमेंट, यूएस का प्रेशर आया, दे विथड्रॉ. WikiLeaks में, I am not saying that whatever is written in WikiLeaks is gospel truth, but WikiLeaks में कहा गया कि हिलरी क्लिंटन ने कहा कि प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बन गए, वो तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया को बनना था. How come Hillary Clinton was knowing that Montag Singh Ahluwalia name was considered for becoming finance minister? तो मुझे लगता है those who have surrendered everything, even in 1971 war, this was a very peculiar thing. We have handed over 93,000 Pakistani soldiers and not asked for 50 of our in West Pakistan or today's Pakistan. ये कौन सा तरीका था? 93,000 दिए, 50 वापस नहीं लिए. चलिए, अगर कमिंग बैक फ्रॉम यूएस, आपकी जो दूसरी एक और आर्ग्यूमेंट है विच इज ऑन सेक्युलर नेशन. आप बहुत इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन बिकॉज ऑल्सो ऑफ नेहरू. तो आप जवाहरलाल नेहरू को हर चीज में यू ब्रिंग हिम इन टू डेनिग्रेट हिम, जैसे कि कांग्रेस कहती है. इज इट फेयर? बिकॉज जो उनके पॉइंट्स थे, ही वाज नॉट अगेंस्ट अ हिंदू टेम्पल, ही वाज अगेंस्ट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक अपने पब्लिक ऑफिस की तरफ से ना जाए. इट शुड नॉट बी अ स्टेट फंक्शन, इट कैन बी अ प्राइवेट फंक्शन. The inauguration of Somnath Temple, जिसकी आप चिट्ठियां निकाल के ला रहे हैं. दोनों की बात बताता हूँ. V.N. Gadgil, who was a cabinet minister in Nehru's government, he has written a book, Government from Inside, in which he has categorically mentioned, उन्होंने साफ साफ कहा, PWD मिनिस्टर के नाते उनका ये कहना था, मैंने नेहरू के कहने पर अनेक मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत सरकारी खर्चे से करवाई. और आफ्टर दी demolition of the disputed structure, the so-called बाबरी मस्जिद, कांग्रेस ने ऑफिशियल बयान दिया कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे. If you are a secular nation, so I would like to ask, name a secular country in which triple talaq is there, mehram is there, halala is there, separate Muslim personal law board is there, waqf board is there, places of worship act is there. And if there is a conflict between the Supreme Court and Sharia, I'm referring to the Shah Bano case of 1985. In that case, Parliament has trounced the Supreme Court judgment and put Sharia over and above the Constitution. एक सेक्युलर देश बता दे तो मैं अपनी बात विड्रॉ कर लूंगा. एक्चुअली में नेहरू जी और कांग्रेस के लोगों ने भारत के संविधान को एक पार्शियली मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. Pakistan and Bangladesh became a Muslim country and India became a by constitution a partially Muslim country. Now we are making it a two secular country. और जो दूसरी बात आपने कही, यहाँ नेहरू का विरोध मंदिरों से था. आइए मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ. 17th of March 1959 जवाहरलाल नेहरू ललित कला अकादमी में एक इंटरव्यू स्पीच देते हैं, जो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और ऑल इंडिया रेडियो के टेप्स दोनों में अवेलेबल. विद डेट बोल रहा हूँ, 17th of March 1959. वो क्या कहते हैं?
मैं साउथ इंडिया के मंदिरों में जाता हूं, दक्षिण भारत के मंदिरों के बड़े बड़े कॉरिडोर में जाकर मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी स्पिरिट क्यों डिप्रेस्ड हो जाती है। मगर वही जब मैं ताजमहल के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे बड़ी ताजगी महसूस होती है। फ्रॉम सोमनाथ टू बाबरी, दे ऑल वर अगेंस्ट द हिंदू टेम्पल्स, बट वेरी मच इन फेवर ऑफ, फ्रॉम शरिया टू पर्सनल लॉ बोर्ड टू मदरसा एंड अदर थिंग्स टू हज सब्सिडी, they were all in favor of one. So they were not secular. That was a pseudo secularism. That's why I say secularism is not in danger in India. India is in danger because of pseudo secularism. How do you define secularism? It is very categorically defined in Constitution. In the Hindi translation, it is Panth Nirapekshta. Neutrality. Like any country should not have bias towards one. एनी रिलीजन। परंतु यहां आपसे मैं पूछना चाहता हूं ना कि भाई वक्फ बोर्ड जैसा एक्ट सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, किसी दूसरे के लिए है क्या? फॉरगेट अबाउट हिंदू, सिख के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, पारसियों के लिए है, यहूदियों के लिए नहीं, जैन्स के लिए नहीं। दैट्स वाई सेक्युलरिज्म का मीनिंग हो गया इंडिया में एंटी हिंदू। मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं 1996 में सुषमा स्वराज जी का बड़ा फेमस भाषण है ऑन द 13 डे गवर्नमेंट ऑफ वाजपेयी जी। उन्होंने कहा था भारत में सेक्युलरिज्म का मीनिंग ये था, दिल्ली के बौद्धिक प्रतिष्ठानों में, कि आप भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव करें और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव करें, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज सेक्युलर। हमारा मानना है कि हम उस संस्कृति का होने पर गर्व का अनुभव करें जिसने इतिहास के अनादिकाल से आज तक हजारों आघात। अब ये सोमनाथ का उल्लेख है। अब आप ये बताइए, ये जो कहानी समझाई जाती है कि इट वाज ओनली फॉर द मोटिवेटेड फॉर एक्वायरिंग वेल्थ, जिसके बारे में खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए हिस्टोरियन उतबी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा कि जब शिवलिंग खंडित किया जाने लगा तो उसको ऑफर आया कि लाखों स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे, विच महमूद गजनी रिफ्यूज्ड। उसने कहा मैं चाहता हूं कि मैं कयामत के दिन बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप में नहीं। मतलब इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, आई वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड एट डूम्सडे और द फाइनल डे ऑफ जस्टिस एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स रादर देन अ वेरी मीन मेंटेलिटी पर्सन हु वाज इंडल्ज इन डूइंग ट्रेड ऑफ आइडल with the worshippers of idol। कहां है यहां पर है ये मार्क्सिस्ट प्रोपेगेंडा, ये मैकॉले प्रोपेगेंडा। नाउ इन 21st century इंडिया शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस। फॉर दैट दिस टाइप ऑफ जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व प्रारंभ किया है प्रधानमंत्री जी ने, वो इसलिए आवश्यक। तो ये स्वाभिमान का ये आई वांटेड द डीपर मीनिंग कि सिंबलिज्म ऑफ सोमनाथ स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री जैसे कि आपने हमें समझाई है कि इट इज वी आर यूजिंग दिस एज अ सिंबल टू गेट बैक टू आवर कल्चरल रूट्स। और बीजेपी ने शायद हमेशा से फ्रॉम सोमनाथ टू अयोध्या यात्रा भी की थी, तो सोमनाथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इमोशनल कनेक्ट है आपका। हमारा ही नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कहा था कि जब जब भारत परतंत्र हुआ है सोमनाथ ध्वस्त हुआ है, और जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो ये भारत की राष्ट्रीय चेतना का एक प्रतीक है। इसकी पताका स्वाभिमान के साथ उठकर खड़ी हुई है। तो सरदार पटेल जी ने यह बात सोची थी। राजेंद्र प्रसाद जी, और कांग्रेस में सारे लोग विरोध में नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके साथ थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस विचार के साथ थे, के.एम. मुंशी ने तो यहां तक लिखा हुआ है अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं, कोर्ट के साथ बोल रहा हूं, पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है के.एम. मुंशी ने कि जब विरोध किया नेहरू ने तो उन्होंने कहा ऐसी स्वतंत्रता का क्या मतलब जो मुझसे गीता छीन ले, जो मुझे मंदिरों के पुनर्निर्माण का अधिकार छीन ले, मेरी अपनी आइडेंटिटी, मेरा अपना गौरव छीन ले। पुरुषोत्तम दास टंडन इस विचार के साथ थे, डॉक्टर संपूर्णानंद इस विचार के साथ थे। मगर नेहरू जी ने सिस्टमेटिकली कांग्रेस के अंदर के सारे राष्ट्रवादी नेताओं को साइड लाइन करके डिमोलिश कर दिया, जस्ट फॉर दी, अब मैं ये कहूंगा कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने इसको प्रयोग किया इसलिए वो इस पे ज्यादा वो ना, उनके मन में डॉक्टर अंबेडकर ने शब्द हो गया तो मुस्लिम मैनियक हो गए थे। मेरा वर्ड नहीं है, ये जालंधर में स्पीच दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने। तो उनके अंदर जो सेकुलरिज्म का सुरूर था
वो इतना गहरा था कि उस कारण से ये समस्या आई। तो हमारा कांग्रेस से विरोध नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक से एक ऐसे लोग थे जो इन विचारों के साथ थे। नेहरू की वह परंपरा जो गुलामी की मानसिकता का प्रभाव था, उसके ऊपर हमारा विचार है। और मैं फिर ये बात कोट कर दूं, क्योंकि आपके ग्रुप से भी बाई चांस गार्डियन नाम जुड़ा हुआ है, तो व्हेन ऑन 16th of May 2014, when Shri Narendra Modi ji first time won the election and BJP got a clear majority under the leadership of Shri Narendra Modi. So on 18th of May 2014, the Sunday Guardian of London has written an editorial, and the heading was Tryst with Destiny, India's second tryst with destiny. तो उन्होंने लिखा और उसने क्या लिखा, 16th of May 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India. Because he was saying कि उससे पहले जिन लोगों ने रूल किया उनके ऊपर कॉलोनियल माइंडसेट का हैंगओवर इतना था कि उनका थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1998 to 2004, वो पार्शियल रेजिस्टेंस था, क्योंकि हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं थी अटल जी के दौर में। उस पार्शियल दौर को छोड़ दें तो 47 to 2014 ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी का हैंगओवर था। और उस आर्टिकल में लिखा है कि पहली बार एक ऐसे थॉट प्रोसेस के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई कनेक्ट नहीं। सुधांशु द्विवेदी, I think you have worked very hard. In fact, the doctor in your name, शायद इसका आपने तो डॉक्टरेट तो नहीं किया सन, because there is you've given us a lot of anecdotes and a lot of gems. I will leave it for the Congress to come back with you, because this interview is very explosive. But thank you so much for giving us your time. Thank you. And one more thing I would like to add. For Gen Z. अच्छा, देखिए Gen Z जो है वो इस देश में अब सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उठेगी। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम लोग का पुराना गीत था कि युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। जब देश के ऊपर विपदाओं के बादल छाए हों, नित नई चुनौती लेकर के जब दुश्मन आए हों, तो करके शर संधान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। अब आगे क्या छंद है वो इस कॉन्टेक्स्ट में, जब गजनी के आक्रमणों का आतंक समाया हो, जब सोमनाथ के मंदिर ने सम्मान लुटाया हो, तब बन करके चौहान जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। अब इसमें यह बात और क्लैरिफाई कर दूं, चौहान वर्ड यहां पृथ्वीराज चौहान के लिए नहीं आया है, क्योंकि ये तो 10,026 में हुआ, 1026 में, पृथ्वीराज चौहान 1192 में। ये जानते क्यों आया? ये गजनी आया था आज के पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान होते हुए, मगर राजस्थान में चौहानों ने उसको इतना मारा था, उसकी 2/3 आर्मी खत्म हो गई थी कि जब वो वापस जाना हुआ तो ही डिडंट हैव द करेज टू गो थ्रू राजस्थान, ही डिसाइडेड टू गो थ्रू सिंध, और उसमें भी उसको मारा गया। तो ये जो चौहानों ने मारा था, तो जब गजनी के आक्रमणों का आतंक समाया हो, तो आज जेनजी को उस पे आना चाहिए। और राम मंदिर से लेके सोमनाथ मंदिर तक जो दिखाई पड़ रहा, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जेनजी के युवाओं जागो, जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। Thank you so much. That was typical quintessential Sudhanshu Trivedi with the flourish in the end. Thank you so much. Namaskar ji. Thank you.